हेलो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड जो है वो फिल किया हुआ है, फुल भरा हुआ है। ये मैंने किस लिए भरा है, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं नस्ट का गैस पेपर। तो नस्ट क्योंकि टेस्ट होने वाले हैं उसके, और उसमें जितने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं उसका गैस पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से जो एमसीक्यूज आएंगे वो किन किन टॉपिक्स में से आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो आज की वीडियो होगी ये पार्ट 1 है। इसमें हम फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, उसमें इंटर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नस्ट का जो टेस्ट है ये न्यूमेरिकल बेस्ड आता है 70 to 80%। बाकी 30% 20% ये कॉन्सेप्चुअल आता है। तो इस लिहाज से हमें इसकी न्यूमेरिकल बेस जो है वो तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपने, वैसे तो टॉपिक को अगर आपके पास टाइम है तो थॉरोली पढ़ लें, वरना आप जो है वो उसको उसकी न्यूमेरिकल जो है उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से स्पेशली जो एग्जाम्पल्स होती हैं बुक के अंदर, बुक में जो बीच में आती हैं वो लाजमी आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी में से समहाउ जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइन फॉर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं नस्ट टेस्ट 2023 में जो टेस्ट है इसका हम गैस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और 70% ऑलमोस्ट ये हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। बाकी 30% ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। 30% न्यूमेरिकल बेस्ड, 70% न्यूमेरिकल बेस्ड और 30% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास पार्ट 1 है आज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट ईयर ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो इसमें सबसे पहले मेजरमेंट में हम देखते हैं तो डायमेंशन का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, डायमेंशन जो है वो किस तरह से पूछा जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। सम टाइम जो है वो डायमेंशनल क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं सेम डायमेंशनल क्वेश्चन। सेम डायमेंशनल क्वेश्चन कौन से होते हैं कि जो सेम जो है वो हमें डायमेंशन के फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं और हमें मेज करने होते हैं, हमें बताने होते हैं। चारों ऑप्शन में दो दो तीन तीन जो है वो क्वांटिटीज दे दी जाती है, हमें बताना होता है कि सेम क्वांटिटीज की डायमेंशन या फिर सेम डायमेंशन किस क्वांटिटीज की है, तो वो ऑप्शन हमें करेक्ट करना होता है। तो इसके सवाल जो है वो इसमें ज्यादा बनते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इस तरह के कांस्टेंट होते हैं फॉर्मूलाज में, ये डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट हमारे पास वो जो है वो कांस्टेंट है कि जिनका यूनिट होता है, जिनकी एक फिक्स वैल्यू तो होती है, फिक्स मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में उनका यूनिट भी होता है, सो लिहाजा उनकी डायमेंशन भी होती है। जैसे कि हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट है, इसी तरह से म्यू नॉट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके अक्सर जो है वो डायमेंशनल पूछ लिए जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से एरर इंपॉर्टेंट है, और एरर के साथ जो अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है ये भी, इसके भी कभी कभार जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के। इसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिगफिग के क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है वो आते हैं। इसी तरह से आपने यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम याद करना है कंप्लीट। इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट आपने लाजमी याद करने हैं, जो कि सॉलिड एंगल है, रेडियन और स्टेरेडियन, ये आपने लाजमी याद करने, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं वेक्टर के ऊपर, तो उसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है, स्पेशली आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, आई
डॉट के और इसी तरह से जे डॉट के, इस तरह की जो आइडेंटिटीज हैं, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में जो आइडेंटिटीज हैं यूनिट वेक्टर की, आई क्रॉस आई, इसी तरह से आई क्रॉस जे, ये आपने अच्छे से याद करनी है, ये अक्सर आती है। अक्सर ऐसा होता है कि आई डॉट जे क्रॉस के, यानी कि क्रॉस और डॉट दोनों को का जो है वो कॉम्बिनेशन करके ये आइडेंटिटी आपको यूनिट वेक्टर में दे दी जाती है, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे करके हमें इसका ऑप्शन देना होता है। लेकिन अगर आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। अब रिजल्टेंट हमारे पास 2 वेक्टर का हो या 3 वेक्टर का हो, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो है, इसका रिजल्टेंट हमें मालूम करना होता है। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ वेक्टर जो है ये अक्सर आ जाता है, और इसी तरह से जो है वो एंगल ये मालूम किया जाता है। एंगल हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का होता है ये मालूम किया जाता है। इसमें 2 बातें याद रखने की होती हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट हमें मिल रहा है 2 वेक्टर का, अगर तो उन 2 वेक्टर अगर हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हम वहां पर जो है वो एंगल मालूम करने के लिए tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, उन एक वेक्टर के अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, या फिर जो है 2 वेक्टर हैं लेकिन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, कोई उनका खास एंगल उनके दरमियान है, तो वो एंगल हम जो है वो कोसाइन लॉ से मालूम करते हैं, जो कि बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से एंगल हम निकालते हैं। तो ये अक्सर ये सवाल जो है वो आ जाता है लाजमी। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये भी अक्सर इसका सवाल आता है। अब ये तो हो गया वेक्टर के बारे में। अच्छा, इसी तरह से वेक्टर जो है वो और दूसरे फॉर्मूले में भी आ जाता है, सम टाइम वर्क के फॉर्मूले में आ जाता है। वर्क में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इसके कंपोनेंट आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वर्क मालूम करें। बहुत आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 बाय 1। इसी तरह से इसमें एंगल आपको कहा जाता है, एंगल निकालें वर्क के फॉर्मूले से। अब वर्क के फॉर्मूले से एंगल कैसे निकालेंगे, हमें पता है W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा होता है। अब कॉस एंगल जो है यहाँ पे थीटा, ये आपने निकालना है, उसके लिए आपको वर्क की वैल्यू दी जाती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाती है, आप आसानी से निकाल लेते हैं। अब सेकंड आगे हम थर्ड जो है वो चैप्टर पे बढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन में, तो इसमें सेकंड इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सेकंड इक्वेशन के ज्यादातर सवाल बनते हैं, इसमें टाइम भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और अक्सर जो एग्जाम्पल दी जाती हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी की जाती हैं। लेट्स सपोज स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट और स्टोन थ्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह के जो है वो सवाल कॉमनली बनते हैं, तो वो सेकंड इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ की जो इक्वेशन F इज इक्वल टू एम, इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये जो है थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जाम्पल अक्सर पूछी जाती है। इसी तरह से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये मालूम की जाती है। इसी तरह से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये जो है वो मालूम की जाती है। प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चन जो है वो सम टाइम बन जाते हैं, उसमें हमें मैक्सिमम रेंज हमसे मालूम की जाती है, किन 2 एंगल के ऊपर सेम हम रेंज मिलती है, ये भी मालूम किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये मालूम किया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज हैं या फिर इसके कंपोनेंट हैं, ये क्या रहेंगे ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और इसी तरह से और भी इससे रिलेवेंट जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्क डन। सो वर्क डन में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वर्क जो है वो अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है, और नेगेटिव वर्क भी अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हमें एंगल से मिलता है, एंगल याद होने चाहिए, cos 0, cos 90, cos 180। ठीक है, तो उससे हम एंगल जो है वो हमें याद होने चाहिए, ताकि उससे हमें पता चले कि पॉजिटिव जो है वो वर्क डन कौन सा है, नेगेटिव वर्क डन कौन सा है। तो इस वर्क डन से जो है वो इससे पहले ही मैंने आपको बताया वेक्टर से रिलेटेड भी सवाल बनते हैं। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी जो है वो सवाल बन जाता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इसी तरह से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन कौन सी होती हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि पाथ पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी, अक्सर फॉर्म पूछ ली जाती है एनर्जी की। रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ते हैं तो एंगुलर मोशन इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क, हुप, सिलेंडर। ठीक है, डिस्क, हुप और सिलेंडर की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये इसके फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, ये अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, हुप, सिलेंडर और स्फेयर, इसका भी आप याद कर लें, अक्सर जो है वो सवालात में पूछे जाते हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। इसी तरह से टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन भी पूछा जाता है कि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम ये बराबर है आई ओमेगा। आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा यहां पर है डब्ल्यू यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे हम बढ़ते हैं तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के सवालात बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस बनते हैं। अक्सर जो है वो एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, और फ्लूइड डायनेमिक्स में आप बढ़ जाते हैं आगे तो लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसके सवालात कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। विस्कोस ड्रैग जो है इसका पूछ लिया जाता है, विस्कोसिटी का पूछ लिया जाता है, विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मालूम किया जाता है, इसकी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। हमसे एरिया मालूम किया जाता है, कभी कभी जो है वो हमें वेलोसिटी हमसे कैलकुलेट करवाई जाती है। जो पाइप की एग्जांपल दी जाती है उसमें वाटर फ्लो कर रहा हो, फिर हमें उसकी वेलोसिटी या फिर एरिया निकालने को कहा जाता है, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकलता है। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। इसी तरह से टॉरिसेलीज इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लें, बहुत कॉमन इक्वेशन है, अक्सर जो है वो मालूम की जाती है। सो ये जो है हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। अब उसके बाद स्टेशन और वेव के जो टॉपिक्स हैं इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं एमसीक्यूज, ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर जो इसके एजम्पशंस हैं जिसके ज़रिए जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह से हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की जो इक्वेशन है स्पेशली एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्प्रिंग कांस्टेंट के बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो बन जाते हैं अक्सर, मैं आगे आपको बताता हूँ। मास अटैच टू स्प्रिंग, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मास अटैच टू स्प्रिंग के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो इसकी हमें ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए पार्टिकल की जो एग्जीक्यूट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, क्योंकि ये इसके अक्सर सवालात बन जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का जो है वो पूछ लिया जाता है हमसे। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो सिंपल पेंडुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल जो है वो अक्सर बन जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसके रेशो के सवालात बनते हैं। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन बनते हैं इसके, यानी कि एक स्प्रिंग को कहा जाता है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, या फिर जो है इसको जो है वो कॉम्बिनेशन के इसके सवालात बन जाते हैं। इसके कॉम्बिनेशन के सवालात बन जाते हैं, कहा जाता है कि 2 या 3 स्प्रिंग जो है इसको कंबाइन किया गया है, इसका जो टोटल इफेक्ट होगा ये क्या होगा, या टोटल हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा ये क्या होगा, इसके सवाल बन जाते हैं। और यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो टॉपिक है ये आपको याद होना चाहिए। वेव में आ जाते हैं हम, वेव चैप्टर जो है हमारा, इसमें टाइप्स ऑफ वेव इंपॉर्टेंट है, कितनी टाइप्स है हमारे पास, मैकेनिकल वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, ये भी आ जाता है। ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव जो हम पढ़ते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके सवालात बन जाते हैं। इसी तरह से सोनोमीटर जो है, इसकी जो वेव स्पीड जो है इसके बारे में सवालात बन जाते हैं। साउंड में आ जाएं तो स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
न्यूटन्स एंड लैपलास का जो स्पीड ऑफ साउंड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें अक्सर बन जाते हैं। और ये भी जो है वो पूछा जाता है कि लैपलास ने क्या करेक्शन की थी और वो कौन सा एक पॉइंट था या कौन सा ऐसा फैक्टर था जो लैपलास ने इंक्लूड किया था। इसी तरह से आगे बढ़े हम तो आगे इको बहुत ज़रूरी है। और इको के जो NBQ हैं, NBQ मीन्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये अक्सर जो है वो बन जाते हैं इको के। और हमें पता है इसकी जो इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 2s यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, 2 डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा हुआ नीचे t है। अब बीट फ्रीक्वेंसी के भी सवाल बनते हैं, डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब फिजिकल ऑप्टिक्स पे आ जाएं तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी लाइट की, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, और एनर्जी जो है इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। यानी कि विजिबल रीजन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है और इसमें एनर्जी क्या है। इसी तरह से स्पेक्ट्रम को आप स्टडी कर लें कि जो स्पेक्ट्रम है ये जो है वो कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कि आया रेडियो वेव से इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है रेडियो वेव से। हमें पता है रेडियो वेव से स्पेक्ट्रम शुरू होता है और जो है ये गामा रेस के ऊपर खत्म होता है। गामा रेस पे सबसे हाईली फ्रीक्वेंसी होती है जबकि रेडियो वेव पे बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ को देखें हम तो वेवलेंथ रेडियो वेव में जो है वो सबसे ज्यादा है, जबकि गामा रेस पे पहुंचती है वेवलेंथ तो ये बहुत ज्यादा स्मॉलर हो जाती है। तो इस तरह से सवालात बनते हैं। वेव वेलोसिटी जो है इसकी ये वाली इक्वेशन के बहुत ज्यादा सवालात बनते हैं। पोलराइजेशन के अक्सर सवालात बन जाते हैं। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, तो इसमें हीट, टेम्परेचर, लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इसी तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये भी आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से आइडियल गैस के भी सवालात बन जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम निकालते हैं किसी क्लोज सिलेंडर में, और उसकी जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी न्यूमेरिकल के सवालात बन जाते हैं। इसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इसके सवालात बन जाते हैं। कैल्विन स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, एंट्रोपी का इसके साथ क्या रिलेशन है थर्मोडायनेमिक का, ये पूछ लिया जाता है। एंट्रोपी के बारे में पूछ लिया जाता है। कार्नोट इंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NBQ के हिसाब से देखें हम, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसकी NBQ बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs जो आते हैं उसके जो है वो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, उसके क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए। तो ये हमारा गेस पेपर का पार्ट 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने कोई जो है वो एग्जाम्पल नहीं छोड़नी। एग्जाम्पल जो बुक्स में है वो सभी टैली करनी है। इसी तरह से मैंने आपको बताया जैसा कि 70% न्यूमेरिकल बेस्ड और 30% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट को अच्छे पढ़ेंगे और उसको अगर एक मरतबा समझ नहीं आया तो दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें, तो फिर उम्मीद है कि वो फिर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा, उससे आपको MCQs में आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस किया गैस पेपर नस्ट का, क्योंकि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, ख़ास तौर पर वो एस्पायरेंट जो नर्स का टेस्ट दे रहे हैं, NED के टेस्ट देंगे आने वाले दिनों में, उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।